बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफ़ेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारे सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात के लिए है। सवाल नंबर 6 के हवाले से 6 गलत है, असल तलफ़्फ़ुज़ 6 है और तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अक्टूबर 2022 में यानी 5-7 दिन के बाद एक लेक्चर माहिर लिसानियात हैं, हमारे डॉक्टर हैं, PhD हैं, CSS क्वालिफाइड हैं, उनका लेक्चर भी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जहां तलफ़्फ़ुज़ के 98% मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो सवाल नंबर 6 बेटे 20 नंबर का सवाल होता है मज़मून नवीसी के हवाले से। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसको किस अंदाज़ के साथ हम तहरीर करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो पहली चीज़, इस लेक्चर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है मज़मून नवीसी के लवाज़मात, कि वो कौन सी खूबियाँ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इंसानी दिमाग के अंदर और इंसानी शख्सियत के अंदर मौजूद हों तो वो एक अच्छा मज़मून निगार बन सकता है। पहली चीज़, मुशाहदे की वुसअत, कि सरसरी तुम जहां से गुजरे वरना हर जा जहाने दीगर था। आप जा रहे हैं, अब एक बाग में गए हैं, एक शायर भी बाग में जाता है, एक तनकीद निगार जाता है, एक पढ़ा लिखा शख्स जाता है, एक आशिक जाता है, एक महबूब जाता है। अब वहाँ पे बाग में जाते हुए हर शख्स का सोचने का अंदाज, उसकी मुशाहदे की वुसअत और गहराई दूसरे शख्स से जुदा होगी, अलग होगी। उसकी वजह यह है कि हर शख्स की फ़िक्र, हर शख्स की सोच और हर शख्स का सोचने का अंदाज़ यकीनन दूसरे शख्स से अलग है। तो अगर हम एक अच्छा मज़मून निगार बनना चाहते हैं तो हमारे मुशाहदे के अंदर वुसअत होनी चाहिए, हमारा इल्मी मेयार बुलंद होना चाहिए, हमारी मालूमात की कसरत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छा मज़मून निगार बन सकें। इसके बाद बेटे आता है मुताले की वुसअत। मुताला मैंने पहले भी किसी वीडियो में जो इसी चैनल पे मौजूद है, डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल, सक्सेस के हवाले से है। अगर आप लिखेंगे सक्सेस फार्मूला बाय डॉक्टर खालिद महमूद तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी कि मुताला कैसे करना चाहिए। मुख्तसर मैं यहाँ पे भी बयान किए देता हूँ कि मुताले के लिए आपका एक मखसूस वक्त होना चाहिए, मुताले के लिए आपकी एक मखसूस मेज़ होनी चाहिए, मुताले के लिए आपके पास जहाँ उर्दू की किताबें हैं वहाँ उसके साथ अच्छा मज़मून लिखने के लिए आपके पास दीगर हवाला जात की कुतुब भी मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप मुनासिब अंदाज से और ख़ूबसूरत तरीके के साथ मुताले के अंदर वुसअत पैदा कर सकें। और मुताले को जुज़्व ज़हन बनाने का तरीक़ ये है, हमने उस वीडियो में भी बयान कर दिया है, सक्सेस फार्मूला बाय डॉक्टर खालिद महमूद। यहाँ पे भी अर्ज़ किए देते हैं कि आपके पास एक ऐसी बाल पॉइंट, ऐसी पेंसिल होनी चाहिए कि अहम चीज़ों को निशान ज़दा कर लिया जाए, ताकि वो चीज़ें आपका जुज़्व ज़हन बन जाएं और फिर उसे रोज़ाना की ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपनी गुफ्तगू में उन हवाला जात को दोहराएं, ताकि ये हवाला जात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर जुज़्व ज़हन बन जाएं और आप जब भी किसी भी मौजू पर किसी भी वक्त मज़मून लिखना चाहें तो ये मालूमात और ये जुज़्व ज़हन इल्म जो है वो आपके काम आ सके। इसके बाद है बेटे गौर व फ़िक्र और तनकीद। सोचो, तदब्बर करो, फिरो मेरी ज़मीन पर, देखो मेरी कुदरत की निशानियाँ कौन कौन सी हैं। ये फ़कत कुरान का एक हुक्म नहीं बल्कि हमारे लिए एक लाहे अमल का दर्जा रखता है, क्योंकि कुरान का मौजू इंसान है। जब कुरान ने कह दिया कि गौर व फिक्र करो,
सोचो, बस अंधी तकलीद ना करते चले जाओ, बल्कि तफक्काहु फिद्दीन, दीन के अंदर समझ हासिल करो, बूझ हासिल करो, और दीन को सोचने और समझने की सलाहियत में लाकर फिर गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र अगर हम करेंगे तो हमारे मुताले की वुसअत के अंदर मजबूती पैदा होगी, हमारी शख्सियत में निखार पैदा होगा। और इसके बाद एक लफ्ज़ है जी तनकीद। तनकीद क्या है जी? उर्दू अदब 3 ते के ऊपर मुश्तमिल है। 3 ते, 3 ते। वो 3 ते कौन सी हैं जी? पहली ते है तहकीक, ढूंढा जाए, रिसर्च किया जाए, देखा जाए, परखा जाए, सोचा जाए। पहली ते तहकीक की है। और तहकीक के बाद जो अगली ते है वो है तख्लीक की, कि जब तहकीक का अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद तख्लीक पैदा होती है, तख्लीक होती है। और जब तख्लीक हो जाए फिर उस पर तनकीद होती है। कोई भी नसर पारा हो, कोई भी तहरीर हो, कोई भी शख्स हो, मिसाल के तौर पे माँ जब सुबह अपने बच्चे को तैयार करती है तो वो पूरी तहकीक करती है कि बच्चे के लिए कौन सा लिबास अच्छा रहेगा, कौन सी टाई अच्छी, नेकटाई अच्छी रहेगी, कौन से शूज़ अच्छे रहेंगे, कौन से मोज़े अच्छे रहेंगे। ये तहकीक है। और तहकीक के बाद जब उसकी ज़ात और शख्सियत को संवार लेती है फिर ये तख्लीक है। और जब बच्चा स्कूल के लिए या किसी फंक्शन के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए जाने के लिए निकलता है तो माँ फिर उसके सर पे एक मरतबा उसको सीधा करती है, बालों को संवारती है, उसकी मांग ठीक करती है। इसको तनकीद कहते हैं। गोया कभी भी अपनी मालूमात को ही दुरुस्त तस्वुर ना करें, बल्कि तनकीद का पहलू हमा वक्त आपकी मालूमात में और आपके इल्म में और आपके इंफॉर्मेशन में शामिल होना चाहिए। इसके बाद है जी मज़मून। जब आप लिखते हैं तनकीद और तख्लीक और तहकीक और गौर व फिक्र और मुताले की वुसअत और मुशाहदे की वुसअत के बाद उसमें 3 चीज़ों को ख़ास तौर पे हमने ज़ेरे बहस लाना होता है। मिसाल के तौर पे आ जाता है जी मेरा पसंदीदा शायर। अब इसमें आप तारुफ और तमहीद में बताएंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर आप इस शायर को पसंदीदा शायर कह रहे हैं। गोया कोई भी मजमून आ जाए, सबसे पहले आपने उस मजमून की तमहीद लिखनी है, उसकी इब्तदाइया लिखना है, उसकी तमहीद लिखनी है, तारुफ लिखना है, और उसके बाद आप मुदल्लल बहस करेंगे, क्लाइमेक्स पे जाएंगे, प्राइम पे जाएंगे, और आप एक आला मेयार के ऊपर अपने मजमून को लेके जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके ने जो दावा किया है शुरू में, उसके दावे की सबूत के लिए, दावे को सच साबित करने के लिए आपके पास आला दलाइल का होना ज़रूरी है। इसके बाद है बेटे मंतकी नतीजा। आप सारा मजमून लिखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, आखिर पे जाके आपने कंक्लूजन देना है, नतीजा देना है कि ये सारी बहस को अगर समेटा जाए तो इसका नतीजा ये है। तो इसके बाद हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो है कि इंटर के लेवल पर, सेकंड ईयर के लेवल पर मजमून लिखने के लिए कौन कौन सी हदायत हैं जो कि एक तालिबे इल्म को अपने जहन में रखनी चाहिए ताकि वो अच्छे और आला नंबरों के साथ कामयाब हो सके। तो सबसे पहले बेटे मौजू का इंतखाब। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर में 3 मजमून आपके सामने आते हैं। अब 3 मजमून ऐसे होते हैं
जिनके बारे में, हर मज़मून के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, मालूमात रखते हैं और उस पे लिख सकते हैं, मगर मौजू का इंतखाब आपने उस मज़मून का करना है जिस पे आपको मुकम्मल एतमाद हो, अपनी मालूमात के लिहाज से, अपने इल्म के लिहाज से, मुशाहदे की वुसअत के लिहाज से, दलाइल के मुदल्लल होने के लिहाज से और दावे को साबित करने के लिहाज से। गोया कि 3 मज़ामीन में से वो एक ऐसा मज़मून सेलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकें। इसके बाद है बेटे, आम फहम ना हो। आपका मज़मून घसे पटे जुमलों पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। सबको पता है अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, कहाँ फौत हुए, क्या किया, हमारे कौमी शायर हैं। बेटे आप इंटर लेवल पे मज़मून लिख रहे हैं, आपसे एग्ज़ामिनर की तवक्को और उम्मीद ये है कि आप उसे पढ़ने के लिए वो मवाद देंगे जो बहुत कम तलबा व तालबात ने लिखा हो। इसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि हमारा मुताला कैसा है, हमारी मुशाहदे की वुसअत कैसी है, हम कितने अच्छे तनकीद निगार हैं और हम कितना गौर व फिक्र करते हैं। इसके बाद है बेटे खाका। आपके जहन में मज़मून को लिखने के लिए एक इर्तिकाई खाका मौजूद होना चाहिए। इब्तदा, क्लाइमेक्स, एंड, नतीजा, ये सारा खाका आपके जहन में मौजूद होगा तो फिर आप मज़मून लिखने के काबिल होंगे। और इसी चैनल पे, डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल पे, तमाम मज़ामीन जो अहम हैं इंटर के लेवल पे, उसके खाके दे दिए गए हैं। आप किसी भी मज़मून को लिख कर बाय डॉक्टर खालिद महमूद लिखेंगे तो वो खाका आपके सामने आ जाएगा और 10 मिनट के अंदर वो खाका आपको तैयार हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मज़मून में 80 to 90% नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हाशिया में लिखना। मज़मून लिखते हुए कुछ ऐसे वाक़यात आपके जहन में आ रहे होते हैं जो उस मौजू के साथ और उस मज़मून के साथ, उस उन्वान के साथ वाबस्ता होते हैं और अटैच होते हैं। इन वाक़यात के कीवर्ड्स को आप हाशिए में लिख सकते हैं। हाशिए में ना लिखना चाहें, कापी के आखिरी सफ़े पे रफ़ अमल लिख के आप वहाँ पे कीवर्ड्स दे दें, चंद ऐसे अल्फाज लिख दें जिससे आपको वो वाक़या उस वक्त याद आ जाए जिस मुकाम पर और जिस जगह पर आप उस वाक़े को दर्ज करना चाहते हैं। मगर कभी ऐसा ना कीजिएगा कि आप एक वाक़या लिख रहे हैं, एक तहरीर लिख रहे हैं, एक और वाक़या आपके जहन में आता है, फ़ौरन आप उसको इकट्ठा करके समेट के दूसरे वाक़े की तरफ चले जाएं। नहीं, बल्कि उस वाक़े को जितना वक्त मिलना चाहिए वो दें और उसके बाद आप किसी और वाक़े की तरफ बढ़ें। इसके बाद है बेटे दावा या मफरूज़ा। आप एक ऐसा मज़मून लिख रहे हैं जिसको साबित करना है। मसलन दहशतगर्दी मुआशरे पर गलत असरात डालती है, एक मज़मून है। एक दूसरा मज़मून है इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, एक मज़मून है। अब आप इसके लिए एक दावा या मफरूज़ा कायम करेंगे। वो दावा या मफरूज़ा फिर पूरे मज़मून में आपकी तवज्जो का मरकज़ रहना चाहिए और आखिर पे जाके आप उस दावे या मफरूज़े को सच साबित करेंगे जो आपने आगाज़ में अपनाया था। उसकी वजह बेटे ये है कि दलाइल आपके पास बेहतर होंगे तो आप साबित कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि दावा बग़ैर दलील के कोई मानी नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता। इसके बाद बेटे आता है हवाला जात। हर मज़मून में हवाला जात इंतहाई ज़रूरी हैं। जो 10 से 12 सफ़हात आपने मज़मून लिखना है, हर सफ़े पर कम अज़ कम 2 हवाला जात
انتہائی ضروری ہیں، اور اگر اوسط لیول کا بچہ ہے تو ایک حوالہ ہر صفحے پر انتہائی ضروری ہے۔ مضمون ختم کرتے ہوئے حوالے پر ختم کریں۔ حوالہ کیا ہے؟ حوالہ بیٹے کوئی بھی قرآنی آیت، کوئی بھی حدیث، کسی کا قول، کسی کے اقوال زرعی، کسی کی کہی ہوئی بات یا شعر، مگر یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حوالہ ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ غلط حوالہ لکھنے سے جہاں ایگزامینر پر غلط تاثر پڑے گا وہاں آپ کے نمبروں کی کٹوتی بھی ہوگی، جس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ حوالہ دیتے ہوئے کٹ والا نیلا مارکر استعمال کریں اور حوالے سے اوپر والی ایک لائن خالی چھوڑ دیں تاکہ حوالہ واضح ہو سکے، اور تحریر اگر یہاں پر ہے تو آپ کا حوالہ یہاں پر ہونا چاہیے تاکہ وہ نمایاں طور پر نظر آ سکے۔ اور حوالہ کسی بھی زبان میں دیا جا سکتا ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، سرائکی میں، سنسکرت میں، ہندی میں، انگریزی میں، کسی بھی زبان میں آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ روایتی انداز سے الگ آغاز۔ آپ کے مضمون کا آغاز اتنا اچھوتا ہو، اتنا خوبصورت ہو، اتنا حسین و جمیل ہو کہ پڑھتے ہی ممتحن فرحت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، گویا کہ آپ کا روایتی انداز سے الگ آغاز ہونا چاہیے، خوبصورت قول سے، اچھے شعر سے، قرآنی آیت سے، حدیث سے، یا بالکل ایسا اچھوتا اور خوبصورت الفاظ کا مجموعہ ہو کہ پڑھنے والا جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنی توجہ آپ کے پیپر کی طرف مبذول کر لے اور آپ کو اچھے نمبروں سے نواز دے۔ اس کے بعد ہے بیٹے تحریر اور اسلوب۔ آپ کی تحریر ظاہر سی بات ہے صاف ہونی چاہیے، کٹنگ سے پرہیز کرنا چاہیے، انک ریموور سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہاں اگر کسی جگہ پر آپ سے کچھ غلط لکھا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر وہ غلطی نہیں کرے گا تو پھر وہ انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ پھر فرشتہ ہے، اور چونکہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ انسان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بھولتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے۔ آپ سے اگر تحریر کے دوران میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بریکٹ کریں گے، بریکٹ کوسین ڈال کر چھوٹے چھوٹے کراس لگا دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایگزامینر اس تحریر کو نہ پڑھے۔ اس کے بعد ہے بیٹے آپ کا اسلوب بالکل سادہ ہونا چاہیے، دقیق مشکل الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بالکل گھسے پٹے الفاظ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے اسلوب کے اندر ایک حسن ہو، ایک خوبصورتی ہو، تاکہ جاذب نظر آپ کی تحریر ہو اور پڑھنے والا آپ کی تحریر سے متاثر ہو۔ اس کے بعد ہے بیٹے پیراگراف۔ مضمون کو ہمیشہ پیراگرافز کی شکل میں تحریر کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ پیراگرافز مناسب مقدار میں ہوں، نہ بہت چھوٹے ہوں کہ وہ جملے ایک دو چار جملے لگیں، نہ بہت بڑے ہوں کہ وہ ایک انشائیہ یا افسانہ یا ایک الگ سے مضمون لگنا شروع ہو جائے۔ آپ کے پیرے کی طوالت جو ہے، پیراگراف کی طوالت جو ہے، وہ انتہائی موزوں اور مناسب اور متوسط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بیٹے طوالت۔ مضمون کی طوالت بہت بڑا سوال ہے، گردش کرتا ہے معاشرے میں، ہمارے کانوں کی سماعتوں تک بھی پہنچا کہ سر مضمون کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ بیٹے یاد رکھیں 20 نمبر کے مضمون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 35 سے 40 منٹ کا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم فارمولہ بھی آپ کے اسی چینل پہ موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سوال کو کتنا وقت دیں گے تو ہم اپنے پیپر کو مناسب انداز کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو مضمون کی طوالت بیٹے 10 سے 12 صفحات کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے، اور
اس سے اگر آپ کم آنا چاہیں تو 8 سے 10 صفحات، بس اس سے کم اگر جائیں گے یا اس سے زیادہ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو بیٹے یہ تھی وہ چاند ہدایات جو مضمون نویسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو سن کر، سمجھ کر، جانکاری حاصل کر کے، اس پہ عمل کر کے اچھے نمبروں کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔